हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे आईआईटी जैम। आप सभी स्टूडेंट्स का पढ़ रहे आईआईटी जैम पे स्वागत किया जाता है। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आगे आज हम डिस्कस करते हैं हमारा केमिकल काइनेटिक्स की क्लास नंबर 13 है। तो देखिए लास्ट जो कल की क्लास हमारी हुई थी उसमें मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर के कुछ स्पेशल केस पढ़ा दिए थे, सीरीज के भी एंड पैरेलल के भी। तो वो दोनों केस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर आपको करवा दिए थे और सब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आज की क्लास में सूर्या मैं उसका जो सॉल्यूशन की इमेज है वो आपको भेज दूंगा, ठीक है। इस क्लास में मैं नहीं करवा रहा हूं, उसकी सॉल्यूशन की इमेज में आपको भेज दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। काफी हद तक आपका ठीक भी है, ठीक है। उसकी मैं भेज दूंगा आपको, भाई सॉल्यूशन की इमेज आपके पास व्हाट्सएप कर दूंगा शाम तक, ठीक है। वहां से देख लीजिएगा, हो जाएगा। अभी मैं भाई इसमें स्टार्ट करने जा रहा हूं आपका इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी एंड यहीं पे हमारा जो कंसेप्ट आता है, देखिए कोलिजन थ्योरी ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं वो आर्हीनियस इक्वेशन से आते हैं, तो उसको भी पढ़ेंगे और उसको इसके साथ लिंक किया जाएगा। हेलो राहुल, चलो भाई ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारी इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी। तो क्या है भाई ये इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी? देखिए अगर बात की जाए एक सेकंड में, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम, देखो पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम 10 की पावर 27 कोलिजन होते हैं। देखिए कभी भी कोई प्रोडक्ट कैसे बनता है, दो रिएक्टेंट होते हैं, वो दोनों आपस में कोलाइड करते हैं और जितने इफेक्टिव कोलिजन होते हैं ना उतना ही उनका रेट भी ज्यादा होता है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो ये देखा गया है हमारा, मान लो अगर आपने रिएक्टेंट ए लिया, कोई एक बी लिया, उन दोनों की रिएक्शन करवाई, तो इस टाइप के कोलिजन को बाइनरी कोलिजन बोला जाता है, ठीक है। इस टाइप के कोलिजन को बाइनरी कोलिजन बोलते हैं। तो ये देखा गया कि पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम की अगर आप बात करोगे तो 10 की पावर 27 कोलिजन होते हैं। इसका मतलब अगर इतने कोलिजन होते हैं तो रिएक्शंस तो हमारी फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि 10 की पावर 27 कोलिजन कोई कम नहीं होते। बट ऐसा नहीं होता, हमारी रिएक्शन इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होती है, उसको भी टाइम लगता है। उसका रीजन ये है कि जो 10 की पावर 27 कोलिजन होते हैं ना, वो सारे के सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते हैं, है ना। वो सारे के सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए कुछ कंडीशन होती है, कोई भी कोलिजन कब इफेक्टिव होगा, है ना, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, और जब कोई कोलिजन इफेक्टिव होता है तभी जाके वो आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे थ्योरेटिकल बातें भी लिखवाऊंगा, प्योरली थ्योरेटिकल टॉपिक है भाई। आर्हीनियस में न्यूमेरिकल जरूर आएंगे, तो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर लेंगे, आप देखते जाइए। कोई डाउट है, मान लो आपने A2 लिया और B2 लिया, अब A2 में A और A का बॉन्ड है, B2 में B और B का बॉन्ड है, तो पहले क्या होगा, A और A का बॉन्ड टूटेगा, B और B का बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद A और B का बॉन्ड बनता है, जिससे कि आपका AB बनता है। तो यहाँ पे देखिए जो A2 के जो कोलिजन होंगे A2 और B2 के, वो बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल थ्योरेटिकल पॉइंट्स मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे। तो देखिए नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ बाइनरी कोलिजन, इस टाइप के कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ बाइनरी कोलिजन, नंबर ऑफ बाइनरी कोलिजन ऑब्जर्व्ड पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, ऑब्जर्व्ड है ना, ऑब्जर्व्ड पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर वॉल्यूम, at room temperature is 10 की पावर 27, ठीक है। इतने कोलिजन होते हैं, ठीक है। इफ ऑल दीज कोलिजन आर इफेक्टिव, है ना, अगर ये सारे के सारे कोलिजन इफेक्टिव होते तो रिएक्शन तो आपका फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो जाती, है ना। तो आप लिखिए इफ ऑल, है ना, इफ ऑल ऑफ दीज आर इफेक्टिव, इफ ऑल ऑफ, है ना, इफ all of these collision are effective, अगर ये जो collision है अगर आपका effective होते, are effective, then reactions would be completed within, है ना, fractions of second। तो यहाँ पे आगे देखिए क्या है, पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक चलेगा भाई ये थोड़ा सा, उसके बाद हम बात करेंगे। then reaction should be completed within second,
reaction should be completed in fractions of second. कि fractions of second में वो complete हो जाना चाहिए. But normally reaction required a finite time for this completion. But normally reaction required a finite time. Reaction required a finite time for completion. बट ऐसा नहीं होता कि वो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में कंप्लीट होती. तो उसका रीजन यही है कि क्यों नहीं होती है, ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कोलिजन आर नॉट इफेक्टिव. तो इसका जो रीजन होता है ना कि कंप्लीट नहीं होने का, वो ये है बिकॉज most of the collision are ineffective. वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होते सारे के सारे. अगर कोलिजन इफेक्टिव हो तो वो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो जाएगी, बट नहीं होते. तो हमें कैसे पता लगेगा कि कोई भी कोलिजन इफेक्टिव है या नहीं है? तो कुछ कंडीशन होती है, ये थ्योरी उसी कंडीशन को बताती है. तो देखिए, कोई भी कोलिजन आपका इफेक्टिव कब होगा, उसके लिए उसको दो बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है. फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव इट शुड बी ओवरकम टू टाइप्स ऑफ बैरियर, ठीक है. फॉर अ कोलिजन to be effective, ठीक है, it should overcome two types of barrier. तो दो बैरियर है जिनको अगर वो क्रॉस कर लेती है, उनको अगर वो आपका ओवरकम कर लेती है, तो फिर सर इस बार इलेक्ट्रो को कौन से पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आने की चांस है? सब बता देंगे सूर्या, सब बता देंगे, टेंशन मत लो, सब बता देंगे. भाई बहुत टाइम है, एक बार सब कुछ डिटेल में पढ़ो, सब कुछ डिटेल में, ठीक है. सब बताएंगे लास्ट तक सब बता देंगे भाई कौन कौन से टॉपिक ज्यादा है, पढ़ के जाने हैं, है ना. वैसे भाई मैं तो ये कहूंगा, अगर आपको आप ना टॉप करने की सोचो, आप ये सोचो कि मैं तो एक टॉपिक भी नहीं छोड़ के जाऊंगा एग्जाम में. और क्यों छोड़ के जाओगे यार, इतना टाइम आपके पास, बहुत टाइम है. आप 4 से 5 बार रिवीजन कर सकते हैं, है ना. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, है ना, आपने अगर मान लो 10 दिन में पढ़ा है, तो आप उसको सोचो कि 5 दिन में कैसे कंप्लीट करें. फिर आप उसको तीसरी बार जब रिवाइज करोगे तो सोचो 2 दिन में कैसे कंप्लीट करें. और फिर आप उसको ये देखो कि 2 घंटे में कैसे कंप्लीट करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और हो जाएगी. वो प्रैक्टिस मांगती है, और वही काम लास्ट में काम आएगी. शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है. तो सबसे पहला यहाँ पे होता है आपका एनर्जी बैरियर, जिसे हम बोलते हैं. सबसे पहला जो होता है वो हमारा एनर्जी बैरियर ही होता है. अब ये क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी. आपने नाम भी जरूर सुना होगा. तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाता है आपका, थ्रेशोल्ड एनर्जी इसे बोलते हैं. और इसको डिनोट किया जाता है आपका ईटी से. तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? तो ये है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड. तो इस एनर्जी बैरियर के लिए हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी को समझना पड़ेगा कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है. तो ये है आपका मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है. तो ये हो जाएगी आपका मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट molecule to participate in a reactant. Minimum energy required by the reactant molecule to convert into product. रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी. तो भाई वो मिनिमम एनर्जी जब मतलब ऐसी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट जिससे कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो, ठीक है ना. तो ये है, इसे थ्रेशोल्ड एनर्जी. एंड इट इज फिक्स्ड फॉर एन गिवन रिएक्शन, एंड इट is fixed for any given reaction. किसी भी गिवन रिएक्शन के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, आपका फिक्स होती है. तो इट इज फिक्स्ड फॉर एनी गिवन रिएक्शन, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है, इंडिपेंडेंट
ऑफ द टेम्परेचर, और टेम्परेचर पे डिपेंड भी नहीं करती भाई ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शन, ठीक है। तो अलग अलग रिएक्शन के लिए आपको अलग अलग थ्रेशोल्ड एनर्जी देखनी पड़ेगी, ठीक है, तो किसी की कुछ होगी। अब यहाँ पे देखो दो बातें होती हैं, एक ER को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूं, देखो पहली कंडीशन यहाँ पे होती है ER, इफ ER बोले तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इफ ER इज लेस देन, इफ ER इज, है ना, यहां से देखिए मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, इफ ER इज लेस देन ET, अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है, अगर रिएक्टेंट की एनर्जी इस थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, तो इसका मतलब वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब वो, क्योंकि कम से कम इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए ना उसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने के लिए, उस रिएक्टेंट को रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे ET कहते हैं। अगर रिएक्टेंट की एनर्जी इस ET से भी कम है ना, तो जो आपका कोलिजन होगा ना वो इनइफेक्टिव होता है, तो जो आपका कोलिजन होगा वो नॉन इफेक्टिव कोलिजन होगा, क्योंकि भाई एक सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, एक ऐसी एनर्जी तो होनी चाहिए कि जिसे इसे बोलेंगे नॉन इफेक्टिव कोलिजन। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपके रिएक्टेंट की एनर्जी कम है थ्रेशोल्ड एनर्जी से, तो बाहर से हम एक एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं इसको, ताकि ये थ्रेशोल्ड को पार कर जाए, उस बैरियर को पार कर जाए, ताकि उसके बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए। तो वो जो आप एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करवाते हो ना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, उसी एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। देखिए भाई, इसको ऐसे एग्जांपल के तौर पे समझा जा सकता है ना, इसको एग्जांपल के तौर पे कुछ ऐसा समझा जा सकता है, भाई ये पुल है एक आपका, ठीक है, ये पुल है, यहाँ पे यहाँ तक पुल आया और ये नीचे। अब मान लो भाई कोई स्टूडेंट है यहाँ से जा रहा है, भाई कोई स्टूडेंट जा रहा है यहाँ से, तो क्या होगा भाई, इसको अगर स्टूडेंट यहाँ तक पहुंच जाता, मान लो वो साइकिल पे जा रहा है, सर कोई बुक के नाम बता दीजिए जिससे IIT के बहुत सारे प्रॉब्लम हो। देखिए भाई, कोई ऐसी बुक नहीं होती सूर्यांश, कोई ऐसी बुक नहीं होती। हाँ, मैं असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ, है ना, और मैं प्रोवाइड करवा भी दूंगा, ठीक है, जो चैप्टर्स हो गए उनके असाइनमेंट मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप कर लीजिएगा। अगर बुक की बात करोगे भाई, कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, ठीक है, तो मैं बता दूंगा, बाकी सूर्यांश आपको कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है, ये रहा। तो अगर मैं बात करूं भाई इसको यहां, इसका मतलब क्या है कि ये वो मिनिमम एनर्जी है, अगर ये यहां तक पहुंच गया ना, तो ये यहां तक पहुंच सकता है, मान लो फॉर एग्जांपल। तो इसको यहां तक पहुंचने के लिए एक मिनिमम एनर्जी तो चाहिए भाई, इतनी एनर्जी तो हो कि ये यहां तक पहुंच जाए, ठीक है। तो ये जो मिनिमम एनर्जी, ये तो इसकी कोई ना कोई रही होगी एनर्जी, जिसे मैं ER बोल रहा हूं, और इसको यहां तक अगर ये पहुंच गया ना, उसके बाद यहां तक इसको पहुंचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो इसके लिए कई बार क्या होता है कि ये यहां तक भी नहीं पहुंच पाता, तो कुछ एक्स्ट्रा ये अपने फ्रेंड को बुलाता है और कहता भाई यार थोड़ा सा हेल्प करो मेरी, तो ये दोनों धक्का लगाते हैं, इसका मतलब एक इसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, और उसी एक्स्ट्रा एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जानेंगे। लेकिन किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर उसकी एनर्जी इससे कम रह जाती है, तो इसका मतलब वहां पे जो कोलिजन्स हो रहे होंगे ना, वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होंगे। मान लो भाई A है, ये A है और ये B है, इन दोनों की जो एनर्जी है ना, मान लो भाई थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर एग्जांपल कितनी है भाई, इतनी एनर्जी से अगर ये दोनों टकराएंगे, मान लेते हैं कि 100 किलो जूल पर मोल है ना, या 100 जूल पर मोल है, इसकी भी 100 है और इसकी भी 100 है, बट यहाँ पे इसकी जो एनर्जी वो 70 है और इसकी भी जो एनर्जी वो 70 है। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही अगर नहीं करेंगे तो इनके बीच में कोलिजन जरूर होगा, बट वो इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते। देखो भाई, दिन में फॉर एग्जांपल आप देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे दिल्ली मेट्रो की, या किसी भी आप जैसे मुंबई में जो वो चलती है आपका भाई लोकल ट्रेन चलती है मुंबई में, तो क्या होता है जब किसी स्टेशन पे आके रुकती है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो एकदम से बाहर निकलते हैं यहाँ पे, ठीक है, एंड बाहर से भी बहुत सारे लोग होते हैं जो एकदम से अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। तो इनके बीच में जबरदस्त कोलिजन देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं है कि भाई एकदम से मर जाते हैं लड़ाई करते ही,
मरते तो नहीं है ना, क्योंकि वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होते हैं। अगर ऐसा कर दिया जाता मान लो, तो यहाँ पे क्या रहा कि ये तो नॉर्मली कोलिजन है भाई, सारे दिन चलते हैं, तो इनसे कोई प्रोडक्ट थोड़ी नहीं मिला हमें। बट अगर ऐसा ही यहाँ पे हो जाता ना कि यहाँ पे देखिए भाई ये एक दूसरी होती भाई, यहाँ पे भी इनको रॉकेट पे बिठा दिया गया है ना। अब जैसे ही गेट खुलेगा रॉकेट यहाँ से निकलेगी फुल स्पीड से, एक मतलब एनर्जी के साथ रॉकेट निकलेगी, एंड बाहर वाले से भी भाई रॉकेट पे बिठा दिया गया सेम एनर्जी के रॉकेट से। अब जो इनके बीच में कोलिजन देखने को मिलेगा ना, वो जबरदस्त वाला कोलिजन होगा, लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन होगी, है ना। देखो ये कोलिजन मैंने कहा कि ये इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव क्यों नहीं हुआ ये यहाँ पे, ये नॉन इफेक्टिव क्यों हुआ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है वो ईटी से कम थी, थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम थी, और यहाँ पे ईटी एनर्जी जो है ना, रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो ज्यादा है ईटी से। लेकिन फिर भी ये कंफर्मेशन नहीं है, कॉन्फर्म नहीं होता कि ये कंफर्म नहीं होता कि आपका वहां पे कोलिजन इफेक्टिव होगा। सर मेरा वो वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर हो गया? अरे हो जाएगा यार सूर्या, सब कुछ हो जाएगा, मैं भेज दूंगा फिर भी सॉल्यूशन आप चेक कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। और यार बाकी ना आप सारे स्टूडेंट्स, राहुल, सूर्यांश, है ना, छोटू एंड और भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो आप आपस में यार ग्रुप बना किस लिए रखा है, वहां पे डिस्कस करो आपस में, भाई तेरा क्या चल रहा है, भाई तेरा क्या चल रहा है, कैसी चल रही है पढ़ाई, ये ग्रुप बना क्यों रखा है? तो वहां पे आपस में डिस्कस किया करो ये सब, ठीक है ना। एक दूसरे से पूछो यार मेरा ये वीक टॉपिक है, मेरा ये है वो, तो वहां पे आप इंटरेक्ट करो उस ग्रुप में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आई होगी। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था, अगर रिएक्टेंट की एनर्जी कम है थ्रेशोल्ड एनर्जी से, तो वहां पे इफेक्टिव कोलिजन नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपका इफ ER बोले तो रिएक्टेंट की एनर्जी इज इक्वल टू या ग्रेटर देन, अगर वो इक्वल हो जाए या फिर उससे ग्रेटर देन हो जाए, इफ ER यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी, इफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन ET, तो वहां पे आपका जो कोलिजन है वो इफेक्टिव हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पे ER जो है वो या तो ग्रेटर है या इक्वल है किसके, ET के। तो ये जो कोलिजन होता है ना, इसे नॉन इफेक्टिव नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कि यहाँ पे चांस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे हम कहेंगे चांस फॉर एक्टिवेशन, चांस फॉर इफेक्टिव कोलिजन। अब कहोगे सर यहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन क्यों नहीं हुआ? अरे भाई मैंने कहा दो बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, दो को, है ना, यहाँ पे दो को ओवरकम करना पड़ेगा। तो पहला बैरियर होता है एनर्जी बैरियर, कि एनर्जी इतनी तो होनी चाहिए। दूसरा जो बैरियर आता है यहाँ पे वो होता है ओरिएंटेशन बैरियर। दूसरा जो यहाँ पे बैरियर होता है जिसको अगर वो ओवरकम करते हैं तो उसे हम बोल देते हैं यहाँ पे आपका ओरिएंटेशन बैरियर बोलते हैं भाई। इसे क्या बोला जाता है? आपका ओरिएंटेशन बैरियर। अब देखो मैंने आपको ये कहा यहाँ पे कि यहाँ पे भाई आपने इनको रॉकेट पे बिठा दिया, ठीक है। मान लो कि एक की रॉकेट यहां निकल जाए और दूसरे की रॉकेट यहां निकल जाए, तो इनके बीच में तो कोलिजन होना ही नहीं है। तो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन पे वो जो है कोलाइड करने चाहिए, है ना। एनर्जी दे दी, ठीक है, एनर्जी बहुत अच्छी है, मान ली बात, लेकिन अगर ओरिएंटेशन सही नहीं हुई ना तो उनका टकराना बढ़िया नहीं होगा। अगर उनका टकराना बढ़िया नहीं होगा तो कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा। मॉलिक्यूल शुड बी प्रॉपर ओरिएंटेड फॉर द मैक्सिमम इंपैक्ट। तो मैं यही बात यहाँ पे लिखूंगा इसमें कि भाई जो है ना, तो मॉलिक्यूल शुड बी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आपका, है ना, मॉलिक्यूल शुड बी प्रॉपर ओरिएंटेशन, है ना। मॉलिक्यूल शुड बी प्रॉपर ओरिएंटेड, है ना, फॉर द मैक्सिमम इम्पैक्ट। मतलब उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए, तभी जाके वो आपका वहां पे इफेक्टिव कोलिजन देखने को मिलता है। कैसे जी? प्रॉपर ओरिएंटेशन का मीनिंग क्या है? ठीक है, प्रॉपर ओरिएंटेशन का मीनिंग क्या होता है? देखो भाई, ये आपने यहाँ पे मान लो A2 है ना, A लिया, ये आपका दूसरा A लिया, ये यहाँ पे टकरा रहे हैं, यहाँ पे आपने मान लो कि ये B लिया और यहाँ पे आपने इसका दूसरा B लिया, ये यहाँ पे आपका टकरा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? रिएक्टेंट की अगर आप बात करोगे तो रिएक्टेंट की जो यहाँ पे आपका जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। रिएक्टेंट की जो काइनेटिक एनर्जी वो मैक्सिमम हो एंड उसकी पोटेंशियल एनर्जी आपका मिनिमम होनी चाहिए किसी भी ओरिएंटेशन के टाइम पे। यानी कि काइनेटिक एनर्जी तो बहुत ज्यादा हो एंड उसकी पोटेंशियल एनर्जी आपका कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है? सबसे पहले बॉन्ड डिसोसिएशन,
है ना। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, इनके बीच में बॉन्ड डिसोसिएशन देखने को मिलता है। किस किस के बीच में बॉन्ड डिसोसिएशन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे लिखिए बॉन्ड डिसोसिएशन। यहाँ पे आपका क्या होता है, सॉरी एक मिनट दोबारा से करेक्ट करके लिख देता हूँ। तो यहाँ पे होता है जी आपका बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन होगा। और यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है भाई ना। बॉन्ड डिसोसिएशन के दौरान जो एनर्जी होगी वो आपका ना एब्जॉर्ब्ड होगी, एब्जॉर्ब होगी वो, तो एब्जॉर्ब्ड होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। कैसे कहने का मतलब क्या है, देखो सबसे पहले क्या होगा, ए और ए का बॉन्ड टूटेगा, ए और ए का बॉन्ड टूटेगा, बी और बी का बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको दिखा देता हूं कि ये ए है ना, एंड यहाँ पे आपका ये बी बन गया ए, यहाँ पे आपका बनेगा बी एंड ये भी है आपका बी। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इनके बीच में आपका बॉन्ड फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे इनके बीच वाला जो ये बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, इनके बीच वाला है ना, ट्रांजिशन स्टेट पढ़ाई जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको, वैसा ही कुछ यहाँ पे होता है। तो ये वाला फॉर्म हो रहा है, ये वाला ब्रेक हो रहा है, ये वाला फॉर्म हो रहा है और ये वाला आपका ब्रेक हो रहा है। तो ये रहेगा इसका, इसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इसी को हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। यहाँ पे क्या बनती है भाई आपकी, इसी को हम हमारा ट्रांजिशन स्टेट बोल देते हैं भाई, ट्रांजिशन स्टेट। या फिर इसी को हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या फिर हम इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये हाईली अनस्टेबल होता है भाई, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा कि कोई भी ट्रांजिशन स्टेट होती है ना, तो वो हाईली अनस्टेबल होती है, वो वहां पे बिल्कुल फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए एग्जिस्ट करती है ना, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी, तो ये इसका जो लाइफ टाइम होता है वो नेग्लिजिबल होता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे जो ये ट्रांजिशन स्टेट बनी है, इसके बाद यहाँ पे आपका क्या होगी, बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी एंड यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, लाइक कंसर्टेड मैकेनिज्म, बिल्कुल सही है राहुल, कंसर्टेड मैकेनिज्म है कि यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहे होंगे और कुछ बॉन्ड ब्रेक हो रहे होंगे, एक ही स्टेप में ये सब कुछ हो रहा होगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे फाइनली क्या देखोगे, आपकी बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होगी, है ना, आपका बॉन्ड फॉर्म हो गए होंगे। एंड जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है ना, तो वहां पे आपका जो एनर्जी होती है वो रिलीज करती है, एनर्जी क्या करती है, रिलीज होगी, एनर्जी आपका कम होगी, जिसकी वजह से कंपाउंड में ज्यादा स्टेबिलिटी आती है, जिसकी वजह से कंपाउंड में ज्यादा स्टेबिलिटी भी आती है। ठीक है, तो ये यार जो कोलिजन थ्योरी है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं आया, आपके एग्जाम में आप चेक कर लो जाके, कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक है, तो ये रहा। तो यहाँ पे फाइनली अगर आप देखोगे तो ये ए जो है ये इस बी के साथ जुड़ गया होगा, प्लस में यहाँ पे ए जो है वो इस बी के साथ जुड़ गया होगा और 2b की फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे जो प्रोडक्ट है, तो काइनेटिक एनर्जी वही रहेगी। यहाँ पे भी देखो जो ट्रांजिशन स्टेट होता है ना, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो मिनिमम हो जाती है, मिनिमम, एंड यहाँ पे जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो आपका मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे वापस बात करोगे तो वो इसी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं कोलिजन थ्योरी। मैंने पढ़ा कि सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते, इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए इन दो बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। पहला होता है एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर ये कहता है कि एक है ना, हर रिएक्शन के लिए एक थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, हर रिएक्शन के लिए अपनी अलग थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। तो किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने के लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए उस एनर्जी को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर उससे कम एनर्जी है तो वो नॉन इफेक्टिव कोलिजन होते हैं, अगर उतनी है या उससे ज्यादा है तो वो इफेक्टिव कोलिजन हो सकता है। लेकिन वहां पे भी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो आपका ओरिएंटेशन है ना, वो प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। वहां पे जो आपका ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। चलो भाई, अब मैं कुछ एग्जांपल से आपको इसको जरूर समझाना चाहूंगा कि क्या कहानी होती है, एग्जांपल से क्लियर करना चाहूंगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बोला गया आपका कि ये ए लिया आपने, ए इसकी रिएक्शन, एंड ये आपका बी लिया कोई रिएक्टेंट आपने, इन दोनों का ओरिएंटेशन बिल्कुल सही दिखाया, ओरिएंटेशन बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन रख दी ना कि एक्टिवेशन, जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो आपका कम है, आपका किससे थ्रेशोल्ड एनर्जी से। अगर ऐसा होता है तो आपका जो कोलिजन बन जाएगा वो आपका कैसा बन जाएगा, नॉन इफेक्टिव कोलिजन बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे इस बैरियर को वो क्रॉस नहीं कर पाया। सेकंड जो हमारे पास कंडीशन बन सकती है वो ये बन सकती है, भाई आपने ये ए लिया, ए का ओरिएंटेशन कुछ ऐसे नीचे की तरफ है, एंड ये आपने बी लिया और बी का ओरिएंटेशन कुछ इस तरफ से, इस तरीके से है, एंड यहाँ पे आपका है ना रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है थ्रेशोल्ड एनर्जी से।
बट ये भी जो आपका कोलिजन होता है ना, दिस इज ऑल्सो नॉन इफेक्टिव कोलिजन, बिकॉज अब ओरिएंटेशन में प्रॉब्लम आ गई, अब आपका ओरिएंटेशन में प्रॉब्लम आ गई। अगर ऐसी प्रॉब्लम आएगी फिर तो प्रॉब्लम है भाई, दिक्कत है। तीसरे अगर एग्जांपल की मैं बात करूं, मान लो कि अब आपका यहां पे देखिए ये ए, ये इसका ओरिएंटेशन ऐसे, प्लस में ये जो बी है इसका ओरिएंटेशन ऐसे, ये दोनों आमने सामने टकराएंगे। और यहाँ पे ये भी बोला है कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है आपका ना थ्रेशोल्ड एनर्जी से, इसका मतलब अब दोनों कंडीशन सपोर्ट कर रही है, इसका मतलब अब जो कोलिजन होगा ना वो आपका इफेक्टिव कोलिजन हो जाएगा। अब जो कोलिजन होगा ना आपका वो इफेक्टिव कोलिजन हो जाएगा। तो ये देखो भाई, ये थ्योरेटिकल है, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आया तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इससे अगर आप नहीं करेंगे तो भी आपको इससे क्वेश्चन आते नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आगे बात करता हूँ भाई, ये जो कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन आए हैं जैम में भी, गेट में भी और नेट में भी, कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अब हम नया कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसको बोला जाता है आपका कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एंड यहाँ पे भाई आपको कुछ ग्राफ भी पढ़ाएंगे, और वैसे तो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि ये एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दिया है। एक्टिवेशन एनर्जी को EA से डिनोट किया जाता है भाई। एक्टिवेशन एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं, इसको हम EA से डिनोट करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें। तो मैंने आपको बताया था, मान लो भाई जो आपका रिएक्टेंट है अगर उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है तो बाहर से हम उसको एक एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं जिससे कि वो उस थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस कर लेता है, उसी एक्स्ट्रा एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन और फिर इसके ग्राफ वगैरह समझेंगे, इसका कंसेप्ट समझेंगे। तो एक्स्ट्रा एनर्जी गिवन टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एक्स्ट्रा एनर्जी given to the reactant molecule, given to the extra energy given to the reactant molecule above their average energy level, ठीक है, above their average energy level, जो उसका एवरेज एनर्जी लेवल होता है अगर है ना उसको above, उससे ऊपर है ना एनर्जी लेवल, to make them participate in the reaction, to make them participate in the reaction, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो जो आप एक्स्ट्रा इज नोन एज, उसी को हम EA के नाम से जानते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो इसको ग्राफ से समझते हैं, और इसके ग्राफ इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। ये ग्राफ भी थोड़े से मतलब बच्चों को कम समझ में आते हैं, मैंने ऐसा देखा है। तो आप पूरी कोशिश कीजिएगा, तो बिल्कुल मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये आपका FOM है, ठीक है, FOM है यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो ये ग्राफ बनाया गया है वो किस के बीच में, एनर्जी के बीच में बनाया गया है। किसके बीच में बनाया गया, आपका एनर्जी के बीच में बनाया गया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए स्टार्टिंग में यहां से इसका ग्राफ कुछ ऐसे दिखाया जाता है, समझिएगा पूरा, और फिर हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। दोबारा से बनाता हूं मैं इसको, ठीक है। इस प्रकार से ये ग्राफ आता है। तो देखो यहां पे अगर हम बात करें, ये जो टॉप है अगर इस टॉप पे पहुंच गया है ना, यहां से इस टॉप पे, इस टॉप को क्या बोलेंगे, ये क्या है पहले तो ये समझो। तो ये आपका क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी है, ER है, ठीक है। और यहां पे है, यहां कहीं रही होगी आपका क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये क्या रही होगी, वो मिनिमम एनर्जी होती है जिसपे कोई आपका रिएक्टेंट है। तो देखो ये रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी है, और ये आपका क्या है यहाँ पे, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो मान लो कि रिएक्टेंट अगर आपका यहां तक है और इसको आपने यहाँ पे पहुंचाना है इस तक, क्योंकि इस तक अगर पहुंच गया उसके बाद तो रिएक्शन, उसके बाद तो क्या वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो मैं दिखा रहा हूं ना ऐसे करके, इसका मतलब है इसके बाद आपका प्रोडक्ट की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी अगर ये जो रिएक्टेंट है वो यहां तक पहुंच गया। ER का मतलब रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी ये, और इनके बीच का इसको यहां तक पहुंचाने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी दी जाती है, इसी एनर्जी को बोला जाता है EA।
इसको इसको यहां तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी दी जाती है इसी को बोलते हैं हम हमारा, है ना, इसी को क्या बोला जाता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहां से देखो एक्टिवेशन एनर्जी का जो फार्मूला आता है निकल के वो किसके इक्वल आता है, एक्टिवेशन एनर्जी किसके इक्वल होती है, एक होती है वो ET माइनस ER, किसके इक्वल होती है ET माइनस ER। अब यहाँ पे देखो नीचे मैंने थ्रेशोल्ड एनर्जी दिखाई है, यहाँ पे देखो यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्यादा है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है। तो आपको ये दूसरा आप ऐसे बोल सकते हो कि आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाना है रिएक्टेंट, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ER तो थी प्लस में आपका EA हो जाएगी। अरे एक ही बात तो है भाई, तो जो रिएक्टेंट की एनर्जी थी ना वो कम थी, रिएक्टेंट की एनर्जी जो थी ER थी वो ET से कम थी, तो हमने क्या किया, बाहर से एक एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी ताकि इस इस ER में मिले और थ्रेशोल्ड को इक्वल हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए, ताकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लग जाए, ताकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लग जाए। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी दी जाती है ना उसी को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपने दी है उसी को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। समझ में आ रहा होगा भाई आप सभी को? अब देखो दो ग्राफ और पढ़ते हैं इसके, वो भी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ यहाँ पे थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद सीधा मैं फिर आर्हेनियस इक्वेशन पे आऊंगा, वो क्या है, उसने क्या हमें बताया, है ना, पूरी कहानी पढ़ेंगे उसकी। ग्राफ ऑफ EA, तो EA के हम दो ग्राफ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं भाई, दोनों ग्राफ का मीनिंग समझना। अगर ग्राफ देखे, है ना, IIT जैम ग्राफ देके क्वेश्चन पूछता है, याद है ना आपको, जैम 2020 कितना बढ़िया क्वेश्चन था ग्राफ वाला, एंड और भी बहुत सारे ग्राफ पूछे गए हैं। तो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी के भी जो ग्राफ होते हैं ना, ये काफी कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट को, मैंने ऐसा देखा है। बहुत सारे बच्चों को तो समझ में ही नहीं आते, सर क्या चल रहा है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इन ग्राफ को समझिएगा भाई, अगर ग्राफ को समझने में आप कामयाब हो गए इसका मतलब यस, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला जो हम ग्राफ बना रहे वो बना रहे एनर्जी कोऑर्डिनेट, किसके बीच में, एनर्जी कोऑर्डिनेट के बीच में, एंड इसी को हम क्या भी बोल देते हैं, मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी। एंड दूसरा हम बना रहे हैं यहाँ पे आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट, दूसरा क्या आपका यहाँ पे ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, जिसे हम प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं, जिसे हम हमारा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात अब आपको यहाँ पे? अब यहाँ पे क्या, मान लीजिए ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ, यहां से हमने शुरुआत की है, ये यहां से, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो ग्राफ तो भाई मेरे सही बनते नहीं है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप मेरी फीलिंग्स को जरूर समझाएंगे कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं। तो देखिए यहाँ पे क्या रही होगी, ये ER है। अब एनर्जी भाई इस पे है, वाई एक्सिस पे, एनर्जी जो है वो वाई एक्सिस पे, पिछले ग्राफ से रिलेट मत करना इस ग्राफ को। ये ER का मतलब है यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी, एंड यहाँ पे EP का मतलब है प्रोडक्ट की एनर्जी। और ये यहाँ जो पहुंचा है ना, अब यहाँ पे बनती है ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट, और इसी को मैं क्या बोलूंगा, ET भी बोलूंगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलूंगा, क्योंकि अगर रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच गया, अगर वो ET को क्रॉस कर गया, उसके बाद तो रिएक्शन हो जाएगी। अब देखो अगर यहाँ पे देखा जाए तो देखना भाई, ये ग्राफ और पिछला ग्राफ दोनों का डिफरेंस है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको इस बात को कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये एनर्जी आपका है ना, ये आपका कुछ ऐसे है ना, यहां से देखा तो यहाँ पे एनर्जी रिएक्टेंट की, और यहाँ पे जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट की कुछ कैसी है, यहाँ पे इनके बीच का जो ये डिफरेंस है ये क्या कहलाता है। देखो भाई रिएक्टेंट, मान लो कि इनका जो ये डिफरेंस होता है इसी को डेल्टा H बोलते हैं, है ना, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन या हीट ऑफ द रिएक्शन। अरे भाई एक रिएक्टेंट लिया और एक प्रोडक्ट लिया, जितना एंथैल्पी का चेंज हुआ उसी को हम हीट ऑफ रिएक्शन या फिर एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन बोल देते हैं। तो ये क्या होती है जी आपके यहाँ पे, इसे हीट ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं, या फिर इसी को हम क्या भी बोल देते हैं, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन बोल देते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो ये किसके इक्वल होती है हमें पता है साफ साफ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा, तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूं मेरा कि जो डेल्टा H वो किसके इक्वल है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस में एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। क्या ये लिखा जा सकता है, यस। क्या ये लिखा जा सकता है, यस। अब देखो भाई यहाँ पे एक बात और आपको समझनी पड़ेगी, इस ET को इस ET तक पहुंचाने के लिए हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एनर्जी दी हुई होगी। इसको मैं अभी के लिए मान रहा हूं कि ये जो रिएक्शन है ना, ये रिवर्सिबल टाइप की रिएक्शन है।
मैंने मान ली कि ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल टाइप की रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये जो है ना यहां तक, यहां का जो डिफरेंस है इसका और इसका जो डिफरेंस है ET माइनस ER का डिफरेंस है, क्या मैं इसको EA बोल दूं? और अगर आप बात कर रहे हो कि ये रिवर्सिबल, क्या मैं इसी EAF बोल दूं? क्या है भाई, एक मिनट समझ लेना स्टूडेंट्स पूरे मेरी बात को ध्यान से। देखो ये EA है और ये है जी आपका, यहां पे मैंने F लिखा। EA का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड, अगर आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अरे मैंने पीछे यही तो बताया, देखो यहां पे क्या है, दिस इज ET, ये ET है और ये ER है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना ET माइनस ER, वही तो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, EAF मुझे देनी पड़ेगी। F का मतलब है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए इतनी देनी पड़ेगी। अगर दूसरी बात मैं करूं, यहां पे देखिएगा भाई, आप सभी ध्यान से देखना मेरी बात को पूरी को। अगर मैं बात करूं, अगर ये बैकवर्ड भी होती तो ये ET है और ये EP है, तो यहां पे EP को ET तक पहुंचाने के लिए भी मुझे एक एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर ये रिवर्सिबल है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गई, ET तक पहुंचने के लिए EAF दिया। अब आप कहां पे है, EP पे, प्रोडक्ट पे है, तो प्रोडक्ट से ER में जाना है, तो इस ET तक पहुंच, क्योंकि EP तो कम है, एनर्जी कम है प्रोडक्ट की, तो यहां पे पहुंचने के लिए भी हमें एक एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी और मैं इसे बोलूंगा EAB। EAB का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। EA का मतलब क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो एक तो ये बात हमें लिखी थी यहां से। दूसरी हम क्या लिख सकते हैं कि देखो, अगर मैं यह बात करूं, ध्यान से देखना स्टूडेंट, क्या मेरा ये सम देखना, क्या ये जो डेल्टा H है, डेल्टा H जो देखो यहां से ये देखो कि जो EF है, EF जो है आपका एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड, वो किस किस के इक्वल है? क्या वो एक्टिवेशन डेल्टा H, देखो इन दोनों को मैच कर लो ना आप। ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है और जो आपको ये ब्लैक के दो दिख रहे हैं, क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि ये मेरा डेल्टा H प्लस में EA बाई B के इक्वल है? और क्या मैं यहां से ये बात लिख सकता हूं? देखो एक तो मैंने ये लिखा कि यहां पे आपका ये फॉर्मूला बन सकता है इस ग्राफ को देख के, और दूसरा फॉर्मूला ये बन सकता है यहाँ पे कि जो डेल्टा H होगा ना, वो होगा आपका एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एंड माइनस में आपका एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। तो एंथैल्पी ये भी आ जाएगी, और यहाँ पे जो एंथैल्पी आएगी ना भाई, वो पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी यहाँ पे एंथैल्पी, है ना। इसीलिए ये जो ग्राफ बना है ना, क्यों आएगी पॉजिटिव? क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होती है। तो ये बात भी लिखे, ये जो ग्राफ है ना, ये किसके लिए है? जब आपका डेल्टा H ग्रेटर देन 0, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम है, तो ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। किसी स्टूडेंट को इस ग्राफ में कोई डाउट की है? क्या कहानी बना दी सर, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। किसी को कोई डाउट है क्या? इन ग्राफ से रिलेटेड चीजें पूछ ली जाती हैं भाई, ये बात नोट कर लेना आप। इसी का दूसरा ग्राफ भी आप देख सकते हैं, है ना। ये हमने एंडो के लिए बनाया, एक एक्जो के लिए बना लेते हैं। एक्जो के लिए सेम ऐसा ही कुछ ग्राफ बनाएंगे भाई, वो भी समझना क्या होगा, कैसे होगा। ये रहा जी यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे भी हमने वही रखा है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी रखी है एंड यहाँ पे हमने प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन रखी है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब ये अगर आपका ना कैसी है, अगर ये आपका डेल्टा H, अगर यहाँ पे आपका डेल्टा H लेस देन है, यानी कि ये एक्सोथर्मिक है, तो यहाँ पे आपका रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा रही होगी एंड प्रोडक्ट की एनर्जी कम। थोड़ा सा और नीचे बना लेते हैं, तो ये कुछ ऐसे यहाँ पे आपका, तो अब ER ज्यादा, देखो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है किससे? EP से। किससे ज्यादा है? आपका प्रोडक्ट से ज्यादा है। इसको क्या बोलेंगे जी? ये जो पॉइंट टच कर रहा है, तो ये ET हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा जी? आपका ET। अब देखो यहां पे अगर मैं बात करूं कि आपका EA फॉरवर्ड क्या होगा, EA फॉरवर्ड क्या होगा, तो ये जो है ना आपका, ये जो आपका आएगा, ये हमारा EA फॉरवर्ड हो जाएगा, है ना ये। एंड अगर मैं यहां पे बात करूं आपसे कि आपका EA बैकवर्ड क्या होगा भाई, यहां पे EA बैकवर्ड, तो यहां पे देखो इन दोनों के बीच का जो ये डिफरेंस हो जाएगा, ये पूरा जो डिफरेंस होगा यही आपका क्या हो जाएगा, तो आप इसे लिखोगे कि ये EA बैकवर्ड हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस पूछ लूं तो ये क्या हो जाएगा? आपका डेल्टा H हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका डेल्टा H। तो इसके लिए अगर इस ग्राफ के लिए आपसे पूछ ले कि भाई बताओ डेल्टा H क्या होगा, तो सबसे पहली बात है भाई यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, तो वो ER माइनस EP होगा।
वो ER माइनस EP होगा। दूसरी बात अगर आपसे यहाँ पे पूछ ली जाए कि आपका डेल्टा H बताओ इन द टर्म ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, तो यहाँ पे देखो अब ये जो आएगा ना, ये आएगा आपका एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड एंड माइनस हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड। अब आपको पूरी कहानी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी इन दोनों ग्राफ से, ये दोनों ग्राफ क्या है, कैसे हमें आते हैं, समझ में आ गया ना सभी को। चलो भाई, तो यहां से देखो, यहां से क्वेश्चन जब आते हैं रेयर आते हैं और बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम भी होती है ना, लेकिन पढ़ाने पड़ते हैं भाई, कुछ भी पूछ लेते हैं, पढ़ाने पड़ते हैं, ठीक है। नहीं पढ़ाते तो बच्चे बोलते हैं बाद में सर आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, है ना। लेकिन इसलिए डिटेल में सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। मैं नेट गेट तक के टॉपिक भी पढ़ा देता हूं, है ना, और उनके प्रीवियस ईयर भी करवा देता हूं, बस एक ही रीजन के लिए कि आपका क्वेश्चन रुकना नहीं चाहिए एग्जाम में। अब हम बात करेंगे जी आर्हीनियस इक्वेशन की। आर्हीनियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी एक इक्वेशन दी थी, तो उन्होंने क्या इक्वेशन दी थी, क्या हमें बताया था, उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे। आर्हीनियस इक्वेशन ये हमें क्या कहती है जी, क्या इसका डेरिवेशन होता है, फटाफट से देखते हैं। हाँ, इसके ऊपर IIT जैम, गेट, नेट तीनों एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, इसके ऊपर तीनों एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए आर्हीनियस ने ये बात बोली कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच आर क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर, वो किसके इक्वल होते हैं। तो आर्हीनियस साहब ने ये बताया हमें, सर मेरा एनईटी टाइम में आया कि 25, बट ऑफिशियल की में सिर्फ अगर देखो, अगर 20, देखो कई बार क्या होता है ना सूर्या, आपको ऐसे गिवन मिलता है भाई, मान लो आपका आंसर आया ये, एनईटी में आपका आंसर आ रहा है ये, अगर एग्जामिनर क्या देता है ना, वो ये दे देता है कि 248 से अगर 250 के बीच में कोई भी आंसर है तो उसे हम करेक्ट मान लेंगे, तब तो करेक्ट है ना। लेकिन देखो भाई कई बार क्या होता है, ये ज्यादातर है ना फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन में, जहां पे कैलकुलेशन वहां पे, अब आपने मान लो भाई देखो, है ना, आपका मान लो कि वेरिएशन इतना ही हो सकता था कि 2 से 4, तो चल जाता 2 से 4, है ना, 2 से 4 चल जाता है। अब आपकी अगर कैलकुलेशन बिल्कुल ही गलत रही होगी ना, तो वो पक्का है कि वो या तो 20 आई होगी, या 40 आई होगी, या फिर वो -10 आई होगी, तो वो नहीं चलता। इसलिए अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक होती है ना, ऐसी रेंज देते हैं एग्जामिनर आंसर में कि अगर आपकी कैलकुलेशन लगभग ठीक होगी तो आपका आंसर ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये है ना, अगर उन्होंने मान लो, फिर भी मैं बता देता हूं कि भाई किसी क्वेश्चन का आंसर आपने इतना निकाला और वहां पे लिखा 250, तो आपका गलत ही माना जाएगा। अगर रेंज नहीं दी ना, एग्जामिनर ने सिर्फ एक वर्ड लिख दिया 250, अगर आपका 249.9 भी आ गया ना, तो भी वो गलत हो जाता है, ठीक है। ऐसे इसलिए ज्यादातर क्वेश्चन में आप देखते हैं कि रेंज दी जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भाई, अगर हम आर्हीनियस इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे होता है आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, आर्हीनियस इक्वेशन की फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच आर क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर, व्हिच आर क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच आर क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर, तो वो किसके इक्वल होते हैं। तो ये बताया कि ये जो होते हैं हमारा, ये इसका ये किसके इक्वल होते हैं, तो ये इक्वल होते हैं आपका E माइनस E की पावर A, ये एक्सपोनेंशियल माइनस E की पावर RT, ये होते हैं। ये बात हमें आर्हीनियस ने बताई, साइंटिस्ट जो है उन्होंने बताई। अब यहाँ पे भाई इनकी कुछ जो R है वो क्या होगा, तो यहाँ पे जो आप R की जो वैल्यू लेनी पड़ेगी ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, वो आपको एनर्जी से रिलेटेड लेनी पड़ेगी। तो ये या तो आप इसकी वैल्यू ले सकते हो आप 8.314, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है 25/3। ये जो यूनिट होती है ये आपका होती है भाई जूल पर मोल में, ठीक है। यहाँ पे अगर ये वैल्यू आप लोगे तो यहाँ पे जो आपको एक्टिवेशन एनर्जी लेनी पड़ेगी वो जूल में लेनी पड़ेगी एक्टिवेशन एनर्जी। अगर आप R की वैल्यू यूज करते हो 2, अगर आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कैलोरी में गिवन हो, अगर आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कैलोरी में गिवन हो तो R की वैल्यू यूज करनी है 2, अगर एक्टिवेशन एनर्जी जूल में गिवन हो तो R की वैल्यू यूज करनी है ये वाली। ये बात ध्यान में रखना है। उसके बाद ये दूसरी बात यहां से ये बताई आर्हीनियस ने, एक तो ये बोला कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच आर क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर, है ना, एनर्जी बैरियर वो इतने होते हैं। अब है रेट ऑफ रिएक्शन, तो दूसरी बात यहां से बताई गई कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, है ना, क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर,
क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर। देखो जितने ज्यादा आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हैं उतना ज्यादा रेट भी होता है। तो यहां से देखिए अगर मैं बात करूं रेट, तो रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस EA by RT, EA by RT। अब इसको हटाने के लिए देखो, अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना स्टूडेंट कि आपको क्या पढ़ाया जाता है यहाँ पे कि हम यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में हम जो रिलेशन पढ़ रहे हैं ना, वो रेट का टेम्परेचर के साथ रिलेशन पढ़ रहे हैं या रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ रिलेशन पढ़ रहे हैं। कि रेट कांस्टेंट जो है, देखो टेम्परेचर के साथ तो मैंने पढ़ा दिया था, अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो रेट कांस्टेंट होता है ना, वो टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेट करता है, रेट कांस्टेंट। तो यहां से देखो अगर मैं बात करूं, हम रेट ला एक्सप्रेशन में क्या लिखते थे? R इज इक्वल टू K इंटू में कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर, इंटू में कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर। यहां पे हम कंसंट्रेशन को क्या कर देते हैं? कांस्टेंट कर देते हैं। अगर हम यहाँ इस पर्टिकुलर में, क्योंकि हम रिलेशन पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे आपका रेट कांस्टेंट वर्सेस एक्टिवेशन एनर्जी या इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो यहाँ से जो रेट होता है ना वो K के इक्वल ही होता है। तो यहाँ से हम ये बात जरूर ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई? तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि हमारा जो K होगा ना वही आपका हो जाता है K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E की पावर माइनस EA बाई RT। और इस डायरेक्टली के साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज करते हैं। तो K जो होता है वो इक्वल होता है A इंटू में E की पावर माइनस EA बाई RT। तो ये जो है जी, ये हमारा फार्मूला निकल के आता है आर्हीनियस इक्वेशन से। अब यहाँ पे K क्या होता है जी? K जो है ये आपका रेट कांस्टेंट होता है। K जो है आपका वो रेट कांस्टेंट होता है। A भी एक कांस्टेंट ही होता है। A जो है इसे आर्हीनियस फैक्टर, कोलिजन फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, इन नाम से जाना जाता है इस A को। तो यहाँ पे A भी आपका एक क्या होता है? ठीक है। तो ये है आपका वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर। इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें पता लगता है वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट, कि जो आपका रेट कांस्टेंट होता है विद टेम्परेचर, कि उसका टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन होता है रेट कांस्टेंट का, वो हो गई है। तो यहाँ पे भाई बिल्कुल लिखो कि ये A क्या होता है। इस A को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये A क्या होता है। तो A मैंने वैसे तो बता दिया, वेयर A इज नोन एज आर्हीनियस फैक्टर, या तो आप इसे आर्हीनियस फैक्टर बोल दो, आर्हीनियस फैक्टर, या फिर इसे आप जो है कोलिजन फैक्टर बोल दो, कोलिजन फैक्टर बोल दो, या फिर आप इसे दूसरा जो नाम दे सकते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल सकते हैं। इतने नाम से जाना जाता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या फिर इसे आप प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोल सकते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी आप बोल सकते हैं। ठीक है। एंड इट टेक्स into account number of molecule having proper orientation. A has same unit as K. तो भाई इसका पता कहां से लगता है भाई? कितने प्रॉपर ओरिएंटेशन हुए उनसे। और यहां पे देखिए भाई यूनिट ऑफ ए जो होती है, ए की जो यूनिट होती है आपका, यूनिट ऑफ ए इज इक्वल टू यूनिट ऑफ के। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वही आपका इसकी यूनिट भी होती है। ठीक है। एक बात और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये है, देखो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिफाइन की जाती है भाई। आर्हीनियस इक्वेशन भी जो है वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिफाइन करते हैं, हम ये बात ध्यान में रखना। तो आर्हीनियस इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रेडियो एक्टिविटी प्रॉब्लम एंड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना। तो यहां से देखो आर्हीनियस इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल, इसको आप जरूर नोट बना के लिखें, है ना। आर्हीनियस इक्वेशन का जो काम है वो फर्स्ट ऑर्डर के केस में ज्यादा देखा जाता है। आर्हीनियस इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल, आर्हीनियस इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल, आर्हीनियस इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रेडियो एक्टिविटी। देखो वैसे तो रेडियो एक्टिविटी जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स होती है, बट जो ये है वो इसके ऊपर नहीं लगती। एंड जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, एंड जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ना ही वो आपका जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स पे लगती है। बोलिए स्टूडेंट, समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस। अब हम बात करते हैं भाई, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है डेरिवेशन, दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसको 3-4 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में करवाना चाहूंगा। इसको 3 तरीके से पूछा जा सकता है। पहले तरीके से पूछने का तरीका ये होता है कि कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, है ना। आर्हीनियस इक्वेशन में आपको बताना है यहाँ पे कि कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट कितनी हो सकती है, रेट कांस्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू।
दूसरा यहाँ पे इसको पूछने का तरीका जो हो सकता है वो आपसे कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट अ सफिशिएंट हाई टेम्परेचर, है ना। तो यहाँ पे दूसरी चीज क्या कि आप बताओ रेट कांस्टेंट आफ्टर रेट कांस्टेंट एट सफिशिएंट टेम्परेचर, सफिशिएंट हाई टेम्परेचर। उसके बाद अगर बात की जाए और एक और तरीके से इसे पूछा जा सकता है, वो कैसे पूछते हैं, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ, है ना। यहाँ पे आपको बतानी है वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिख देंगे लिमिट टेम्परेचर टेंड्स टू इनफाइनाइट की। ये तीन तरीके इसको पूछने का, ये तीन तरीके होते हैं इसको पूछने के। तो ये बताओ किसके इक्वल होगा, तो इसका एक छोटा सा ही जवाब है, बस देखो, है ना। जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना छोटा आंसर होगा इसका। देखिए कैसे, यहाँ पे सिर्फ इसका सॉल्यूशन ब्लैक से रिप्रेजेंट करेंगे। हमें ये पता है कि अगर भाई के को लिमिट आपने लगा दी है, के लिमिट, तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर किसको टेंड्स कर रहा है, इन्फिनिटी को, ठीक है। अगर आपने टेम्परेचर को इन्फिनिटी ये किया, तो अब मैं के की जगह यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं भाई, के की जगह पुट करेंगे यहाँ पे a इंटू में e की पावर माइनस EA बाई RT। अगर EA बाई RT हो गया, इसका मतलब वो करेगा 0 को टेंस। अगर आपने ये लिखाना है यहाँ पे कि t इसको टेंड्स कर रहा, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो 1/t है वो 0 को टेंड कर रहा होगा। अगर 1/0 को टेंड्स करेगा तो ये किसके इक्वल आ जाता है, वो a के इक्वल आ जाता है। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा भाई। तीन तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो ये तीन तरीके जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका ग्राफ भी आपसे पूछा जा सकता है। भाई बताइए, जो रेट कांस्टेंट होता है ना, जो रेट कांस्टेंट है उसका ग्राफ क्या आएगा यहाँ पे। तो जो ग्राफ आता है आपका यहाँ पे, इसके लिए आर्हेनियस इक्वेशन के लिए के बोले तो रेट कांस्टेंट एंड यहाँ पे बोले तो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपका रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता है, तो ये इसका एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। ये ग्राफ इसका आ जाता है हमारे पास, ठीक है। इसको भाई अब इसी फार्मूले को हम 2-3 तरीके से और सोल्व कर लेते हैं, है ना। जो पहला फार्मूला निकाला उसको बस 2-3 तरीके से और सोल्व, उसके ग्राफ बना दिए जाते हैं। हमें फार्मूला क्या पड़ा कि जो के वो किसके इक्वल है, ए इंटू में e की माइनस EA बाई RT होता है, EA बाई RT होता है। तो दोनों साइड आप जो है ln ले लो, log ले लो यहाँ से, ठीक है। अब जैसे ही log लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका ln k, एंड अगर ये भी क्या बन जाएगा ln a, एंड इनटू में क्या बन जाएगा आपका, है ना, e की पावर, इसको पूरे का जब आप लेंगे ln, तो ये बनेगा माइनस e की पावर r/t। और आपको पता है log में कोई टर्म अगर मल्टीप्लाई में होती है तो उसे ऐड करके लिख सकते हैं। तो इसको लिख देंगे ln a, एंड यहाँ पे ये पूरी टर्म नीचे आ जाएगी, एंड ये पूरी टर्म जैसे ही नीचे आएगी माइनस EA बाई RT नीचे आएगी, तो ये बनेगा ln e, और ln e तो नेग्लिजिबल हो जाता है, निग्लेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से हमारा जो एक और इसको रिप्रेजेंट का तरीका है वो यही है कि ln k इज इक्वल टू ln a, एंड माइनस क्या आ जाता है आपका EA बाई RT। या फिर इसी को अगर आप log की टर्म में लिखना चाहते हैं, इसको log की टर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपका। तो दूसरा इसी को अगर आप log में लिखना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा आपका log k इज इक्वल टू log a एंड माइनस, है ना, EA, और यहां से हम क्या करते हैं 2.303 एंड RT। क्या लिखते हैं 2.303, एंड यहां से क्या लिख दिया जाता है आपका RT लिख दिया जाता है। तो ये भी इसका फॉर्मूला होता है। अब इससे रिलेटेड ग्राफ आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आप दोनों ग्राफ देखते हैं कैसे। ग्राफ पूछते हैं, कई बार स्लोप पूछते हैं, क्या है ना, जो है। तो ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो ग्राफ आपको बनाना वो ln k एंड वर्सेस किसके बीच में बनाना है, 1/t टेम्परेचर के बीच में बनाना है, 1/t के बीच में बनाना है। तो ये जो ग्राफ आता है ना, ये इसका स्लोप जो होता है वो नेगेटिव होता है। ये जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है आपका इंटरसेप्ट होता है ln a, एंड इसके स्लोप की बात करोगे आप, अगर इसके स्लोप की, तो वो होता है माइनस EA बाई R। क्या होता है माइनस EA बाई R। देखो ये आपकी हो गई जी यहाँ पे y एक्सिस, ये 1/t क्या हो गया भाई आपका 1/t x एक्सिस, ये क्या हो गया जी आपका c, और ये क्या होगा m, है ना। और यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर का आ रहा है, यहाँ पे ये नेगेटिव है इसलिए डिक्रीजिंग का आ रहा है, ठीक है। और इसीलिए इसी प्रकार से दूसरा अगर आप log की टर्म में लिखना चाहते हैं तो log की टर्म में अलग हो जाएगा,
भाई आपको बोला गया कि log k एंड यहाँ पे आपसे बोला गया कि log यहाँ से आपसे बोला गया कि 1/t, इनके बीच में कैसा आएगा? तो ग्राफ तो सेम ही रहेगा, बट यहाँ पे बस अब ln की जगह log a हो जाएगा, ये नीचे आएगा एंड इसका जो आप स्लोप लिखेंगे, इसका जो आप स्लोप लिखेंगे वो लिखेंगे आपका -EA एंड r, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.303, इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इस प्रकार से आपका स्लोप आ जाएगा। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। नेक्स्ट क्लास में मैं जब आऊंगा तो इससे रिलेटेड, ग्राफ से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन जरूर लेके आऊंगा, ठीक है। अभी आओ भाई, और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनका डिस्कशन करते हैं डिटेल में, कि और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अभी तक तो सिर्फ मैंने आपको थ्योरेटिकल बातें पढ़ाई है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। एक पहला क्वेश्चन और बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन ही है, ठीक है। फॉर अ रिएक्शन, यहाँ पे बोला है फॉर अ रिएक्शन, लिखा हुआ है कि ln k एंड यहाँ पे जो k की यूनिट है वो पर मिनट में है, ln k एंड यूनिट जो है वो k की पर मिनट है, इज इक्वल टू, ये एक इक्वेशन आपको गिवन है 5 माइनस में 20/t एंड यहाँ पे ये कैलोरी में गिवन है भाई, कैलोरी में, ये बता दिया आपसे। तो सबसे पहले बोला कि आपको यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपसे पूछा कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बताइए क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा कि आप यहाँ पे जो आर्हीनियस फैक्टर है उसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। तीसरा जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया वो ये कि यहाँ पे आपको K की वैल्यू बतानी है एट, अगर आपका टेम्परेचर रहा हो आपका -223 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फोर्थ जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि एट व्हाट टेम्परेचर हाफ लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन विल बी दिस, ठीक है। तो फोर्थ जो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पुट किया गया है यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि एट व्हाट टेम्परेचर, ठीक है, एट व्हाट टेम्परेचर हाफ लाइफ बोले तो T1/2 विल बी कितना 1.368 मिनट। लॉजिक, ये इतने क्वेश्चन पूछे, इसको सिंपली रिलेट करो अपनी उस इक्वेशन से। अगर उससे रिलेट किया जाए तो क्या यहाँ पे जो आपका ये ln k है तो ये ln a हो गया होगा, है ना। और इसको हम यहाँ पे क्या लिखते थे, आपका EA/RT लिखा जाता था, EA/RT। तो यहाँ पे EA/RT की जगह क्या पुट कर रखा है, बस 20T पुट कर रखा है, T से T कैंसिल कर देंगे। अगर यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए तो R की वैल्यू कैलोरी वाली ले लो, क्योंकि कैलोरी में चाहिए, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 4T। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो आ जाएगी वो 4T आ जाएगी। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है भाई, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना वो कैलोरी में निकाल के बताना, तो ऐसे A की वैल्यू तो सिंपली आ गई भाई, ln A की वैल्यू अगर 5 है तो A की वैल्यू रही होगी e की पावर -5, e की पावर -5। तो ये दूसरा आ गया। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा है कि भाई बताओ K क्या होगा अगर आपका टेम्परेचर इतना है, ठीक है। तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बताया हुआ है, क्या ln k किसके इक्वल होता है, ln a, वो तो 5 ही गिवन है ना, एंड माइनस यहाँ पे क्या होता है EA, एक्टिवेशन एनर्जी पता कर ली कितनी है यहाँ पे, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी कितनी गिवन है आपको 20। यहाँ पे R की जगह वैल्यू पुट कर दोगे 2, है ना, एंड यहाँ पे टेम्परेचर पुट करो। टेम्परेचर केल्विन में पुट करना स्टूडेंट्स, टेम्परेचर जो पुट करोगे वो केल्विन में पुट करना, इस बात को जरूर ध्यान रखें। जो जहां पे मैं बता रहा था R की वैल्यू को, तो वहां पे ये बात जरूर बतानी, क्योंकि ये R की वैल्यू जब भी होती है जूल में या क्योंकि पर केल्विन में होती है। तो यहाँ पे जो आपको टेम्परेचर रखना है वो टेम्परेचर आपको केल्विन में रखना है। तो अगर आप टेम्परेचर केल्विन में लोगे ना, यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर केल्विन में लोगे तो ऐड करने पे 273 ऐड करोगे तो 50 आ जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर आएगा आपका 4.6। आप अटेम्प्ट करके देख लीजिएगा, 10 से 10 कैंसिल, ये से, तो ये 4.6 के आसपास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन हमसे k पूछा तो k किसके इक्वल हो जाएगा, e की पावर 4.6 के इक्वल, e की पावर 4. इसके इक्वल ये हो जाएगा माइनस या प्लस ही करते हैं यार, माइनस तो नहीं करते ना। ये देख लेना भाई आप, ये माइनस होता है या प्लस होता है ना। ये लॉग की प्रॉपर्टी है बेसिकली, मुझे जहां तक आ रहा है कि भाई कि माइनस ही लिया जाता है। उसके बाद बोला इन्होंने कि बताओ भाई किस टेम्परेचर पे हाफ लाइफ ही होगा। तो देखो यहां से क्या करो, हाफ लाइफ गिवन, आप रेट कांस्टेंट निकाल लो, ठीक है, बस सिंपली ये है। अगर फोर्थ यहां से आपको निकालना है इस क्वेश्चन का, तो हाफ लाइफ आपको गिवन है तो यहां से आप k निकालो। तो k किसके इक्वल होता है भाई, k होता है आपका ln 2 बाई में क्या कर देते हैं 1.6,
इसको जब 0.69 पुट करोगे तो यहाँ से k की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अब आपको क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए ना, तो क्या फार्मूला होता है आपका ln, k की जगह 1/2 पुट कर दो, ln 1/2, ये ln a की वैल्यू ये है, ये 20 है और ये आपका t है। यहां से आपकी t की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी, यहां से वो टेम्परेचर भी आ जाएगा जब आपका हाफ लाइफ ये रहा होगा। स्टूडेंट इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? जल्दी से बताइए अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं भाई, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल्सो, इससे भी क्वेश्चन आए भाई, स्पेशली IIT जैम में तो इसी से क्वेश्चन आए भाई, गेट में तो इसी से क्वेश्चन आए हैं। वो है आपका वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट, वेरिएशन ऑफ k यानी कि रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर, विद टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के साथ उसका क्या वेरिएशन होता है। तो ये बिल्कुल भाई ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया जाता है, इक्विलिब्रियम में भी मैंने पढ़ाया था, वहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में पढ़ा दिया था, यहाँ रेट कांस्टेंट के टर्म में पढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर आप बात की जाए तो आर्हीनियस ने ये बात बताई थी कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है एंड जो A होता है एंड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन आर अज्यूम्ड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। ये बात आर्हीनियस ने बोली थी। हालांकि मैं आपको जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊंगा तो वहां पे कुछ अपडेटेड वर्जन भी पढ़ाऊंगा, जैम पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन गेट से इंपॉर्टेंट है। एक्टिवेशन एनर्जी, आर्हीनियस फैक्टर एंड एंथैल्पी ऑफ चेंज इन एंथैल्पी आर अज्यूम, इसको अज्यूम ऐसा किया गया है, आर अज्यूम्ड टू बी इंडिपेंडेंट, अज्यूम्ड टू बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑफ टेम्परेचर, कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं अनलेस अदरवाइज मेंशन इन द क्वेश्चन। जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो हम यही बात मानेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी, आर्हीनियस फैक्टर ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो देखो भाई k का अब रिलेशन देखो, k का फार्मूला हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, a इंटू में E माइनस EA/RT होता है, ठीक है ना। ये अब यहाँ पे दो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रेट कांस्टेंट है, अगर डिवाइड कर रहा है तो मान लेते हैं भाई आपका टेम्परेचर T1 है और उसके दौरान जो रेट कांस्टेंट वो K1 है। तो यहां से आपके पास जो ये इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, K1 इज इक्वल टू A, ये तो कांस्टेंट ही होता है यहाँ पे, माइनस EA, ये भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पे R, यहाँ पे T1 बन जाएगा बस। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसी प्रकार एक और दूसरा टेम्परेचर गिवन है तो उस पर रेट कांस्टेंट K2 गिवन है, तो इसके लिए लिखोगे तो क्या आ जाएगा, K2 यहाँ पे A एंड E की पावर माइनस EA/RT, है ना, EA/RT। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो आप क्या करो, दूसरी इक्वेशन को, है ना, यहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा कि डिवाइड सेकेंड इक्वेशन बाई फर्स्ट। इसको जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके देखो, डिवाइड करने से क्या आएगा, K2/K1 हो जाएगा, K2/K1, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे T2 लगा लेना भाई ये, ठीक है, ऊपर क्या आएगा, E माइनस EA/RT की पावर 2 एंड नीचे क्या आएगा, माइनस EA ना RT T1, ठीक है। इसको जब हम सोल्व करेंगे, है ना, लॉग लेके दोनों साइड ना, लॉग लेने से E कैंसिल आउट हो जाएगा। सोल्व करने पे जो आपको इक्वेशन मिलती है वो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं कि वो क्या मिलती है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो डायरेक्ट ही आएगी। अगर आप ln में बात करोगे, है ना, ln, तो वो आ जाएगी K2/K1, है ना, इज इक्वल टू E/R, E बोले तो एक्टिवेशन एनर्जी बाई R, एंड यहाँ पे आ जाता आपका 1/T1 एंड यहाँ पे आ जाता आपका 1/T2। ये इस प्रकार से आपका आ जाता है। अगर आप इसे लॉग के टर्म में लिखना चाहें तो लॉग के टर्म में भी लिख सकते हैं, बस क्या कर देना है ना, यहाँ पे मैं लॉग के टर्म में भी आपको लिख के दिखा देता हूं। अगर इसी को लॉग के टर्म में लिखना तो ऐसा लिख सकते हैं कि लॉग K2/K1, log K2/K1 किसके इक्वल हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा EA एंड इसको डिवाइड कर देंगे 2.303 R एंड यहां पे हो जाएगा आपका 1/T1 एंड 1 ये T2, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये दो आपको ध्यान रखने हैं। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से क्वेश्चन आए हैं, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही मैंने आपको ना इक्विलिब्रियम में भी पढ़ाया था, अगर याद हो तो इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा था। अभी मैं दोबारा से पढ़ा देता हूं वो इक्विलिब्रियम वाला, यहां पे भी पढ़ा देता हूं कि इक्विलिब्रियम में वो कहां से आया था, यहीं से आया था इक्विलिब्रियम में। अगर मान लो ये तो ठीक है जी, ये तो ठीक है, कोई बात नहीं सर, समझ में आ गया, है ना। फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन यही फार्मूला क्या होता है, ठीक है। ये हालांकि इक्विलिब्रियम में फॉर्मूला मैंने जरूर लिखवाया होगा। अगर यहाँ पे आपका रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती, तब आपके पास क्या आता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें, ये आपका A है,
एंड ये आपका ए और ये आपका बी, ये ए है और ये आपका बी है। तो ये है जी आपका के एफ यानी कि रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड, ठीक है। एंड दूसरा क्या है यहाँ पे आपका, ये आपका के बी है, एक के एफ है एक के बी है। तो आर्हीनियस इक्वेशन अगर लगाएं, आर्हीनियस इक्वेशन अगर लगाएं, किस पे पहले लगाते हैं, फॉरवर्ड पे, किस पे लगाते हैं, फॉरवर्ड पे। तो वो किसके इक्वल आ जाती है, वो आती है आपका के एफ, है ना। क्या होता है आपका के एफ, वो इक्वल हो जाएगा यहाँ पे ए एफ, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे e की पावर माइनस ई ए ना आर टी, और यहाँ पे इसको भी हम ए को क्या बनाएंगे, फॉरवर्ड बना देंगे। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। अगर आप आर्हीनियस इक्वेशन लगाओगे बैकवर्ड के लिए तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा के बी, एंड ये बनेगा आपका ए बी, है ना। एंड यहाँ पे बनेगा e की पावर माइनस ई ए, और इसको हम बना देंगे b बैकवर्ड, और इसको डिवाइड कर देंगे हम आर टी से। तो ये बन जाएगी आपका सेकंड। तो यहाँ पे अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में चाहिए तो वो किसके इक्वल होता है, वो होता है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके होता है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बाई में बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों को डिवाइड कर देंगे। एंड जब फाइनली सॉल्यूशन देखेंगे हमारा, तो हमारे पास जो आ जाएगा वो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं फाइनली, कि वो आएगा आपका log, यहाँ पे हो जाता है के इक्विलिब्रियम 2, सेकंड वाला के इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पे अगर आप एक मिनट पहले तो ना इक्विलिब्रियम के साथ देख लेते हैं ना। तो जो के इक्विलिब्रियम आएगा वो किसके इक्वल आ जाता है, यहां से वो आता है आपका ए इक्विलिब्रियम, एंड यहाँ पे आता है ई की पावर माइनस डेल्टा एच बाई आर टी। अब ये डेल्टा एच कहां से निकाल दिया सर आपने, है ना। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये डेल्टा एच कहां से निकाल दिया। अरे भाई याद करो, देखो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और बैकवर्ड पढ़ाया तो था मैंने आपको। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए डेल्टा एच निकालना बताया था, अगर आपसे याद करो वही है। जब सोल्व करोगे पता भी लग जाएगा, आप इन दोनों को डिवाइड करके देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा क्या ये है। और अगर यहाँ पे भाई मान लो दो अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन हो, तो टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन आएगा, तो वो भी फार्मूला में लिख देता हूं यहाँ पे। तो वो होता है जी आपका log के इक्विलिब्रियम 2, एंड यहाँ पे आ जाता है आपका के इक्विलिब्रियम 1, एंड ये आपका इक्वल हो जाता है किसके, डेल्टा एच, यहाँ पे आ जाता है 2.303, यहाँ पे आर, एंड यहाँ पे क्या आ जाता है आपका, इसको मैंने पढ़ाया है, याद कर लो, इसको मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था, अगर आपको याद हो ये वाली, तो ये देख लो जी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले का भी आपको याद होना चाहिए कि ये फार्मूला क्या है, कैसे है। अब देखो जी क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं इसके ऊपर, तो बिल्कुल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और बहुत सारा पार्ट अभी बचता है हमारा, बहुत सारा पार्ट बचता है अभी हमारा आर्हीनियस इक्वेशन का, एडवांस टॉपिक भी पढ़ाने हैं और बहुत सारी चीजें अभी पढ़ानी है। कैटालिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट भी पढ़ाना है कि कैटालिस्ट का क्या इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए भाई, अगर मैं एक क्वेश्चन दूं तो इन्होंने बोला कि रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन at 27 डिग्री सेल्सियस इज कितना गिवन है, इज 5 into में 10 की पावर 2, एंड boil at 127 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड इट इज 5 into में 10 की पावर दिस, ठीक है। कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। तो भाई इसकी एक्टिवेशन एनर्जी निकालो, ठीक है, जल्दी से इसका आंसर निकाल के रखो। और एक्टिवेशन एनर्जी जो आपको निकालनी वो कैलोरी में निकालनी है, बात मैं आपको कह रहा हूं, कैलोरी में। इसका आंसर बताओ क्या होगा। सर पिछले न्यूमेरिकल में 3 नहीं समझा, पिछले न्यूमेरिकल में 3 नहीं समझा, 1 मिनट भाई, तीसरा नहीं समझ में आपको, मैं बता रहा हूं भाई, ये भी एक बार आप इसको प्रैक्टिस करो, 1 मिनट में आया मैं, आप इसको निकालो, वो भी समझा दूंगा मैं राहुल आपको।
तो निकाला भाई आंसर, बताओ क्या होगा इसका आंसर, बताइए क्या होगा इसका। तो बहुत आसान है यार, सिंपली फॉर्मूला पुट करना था। तो चलो भाई मैं इसका आंसर बताता हूँ और उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो सिंपली क्या आएगा, यहाँ से देखिए लॉग यहाँ पे हो जाएगा K2 बाई K1 है ना। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी, अगर देखो आपको एक्टिवेशन एनर्जी कैलोरी में चाहिए तो इसे आप 2 पुट करेंगे है ना, R को है ना, एंड 2.303 ये बन जाएगा आपका 1/T1। T1 कितना केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, 273 ऐड करोगे 300 बन जाएगा, एंड माइनस क्या बनेगा, ये इसको सोल्व करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा ना यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी का, वो आपका आएगा 2760 कैलोरी, अगर आपने निकाला हो तो कैलकुलेशन करके ये आएगा भाई। आंसर किसी ने किया नहीं, कोई बात नहीं भाई, तुम्हारी मर्जी है, करो तो कर लेना, नहीं करो तो मत करना, ठीक है। बार बार अब कहने की जरूरत ही नहीं है, जिसको करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना वो नहीं करेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या तीसरा नहीं, मतलब ये बोल रहा है कि भाई इस टेम्परेचर पे अगर टेम्परेचर इतना तो रेट कांस्टेंट कितना होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, ln K ln A माइनस, ये सब कुछ गिवन था, ये भी गिवन था, ये भी गिवन था, बस मैंने टेम्परेचर की जगह T पुट कर दिया। टेम्परेचर आपको जो है ना वो केल्विन में पुट करना है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करते हैं। जैसे आप इसके अंदर 273 ऐड करेंगे 50 आ जाएगा, बस सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4.6 ln K की वैल्यू आएगी। K की वैल्यू चाहिए तो उसको E की पावर में ले जाओ, इसके E की पावर में ले जाओ, ये कहानी होती है, ये कहानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके ऊपर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं और उसके बाद 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी का जो डिस्कशन वो नेक्स्ट क्लास में। इन्होंने कहा कि रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीज बाय 5% व्हेन टेंपरेचर इंक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, rate constant of a reaction increases by 5%, rate constant of a reaction increases by 5%। सर R की वैल्यू 2 रखें पर वो गलत जाएगा ना, N क्या कह रहे हो भाई, सर R की 2 रखने पर वो गलत हो जाएगा ना। कौन सा गलत हो जाएगा भाई, क्या गलत हो जाएगा R की वैल्यू 2 रखने पे, क्यों गलत हो जाएगा। R की वैल्यू तो 2 रखनी पड़ेगी भाई, क्योंकि यहां पे जो एक्टिवेशन एनर्जी वो कैलोरी में है। अच्छा ठीक है मैं समझ गया, ठीक है। हाँ यहाँ पे 2 नहीं आएगा भाई, क्योंकि सिर्फ टेम्परेचर पुट करना है ना यहाँ पे, तो हमें सिर्फ टेम्परेचर पुट करना है यहाँ पे। हाँ भाई ठीक है, आप चेक कर लेना, यस करेक्ट आपका बिल्कुल, ये आपकी बात सही थी, ये बात सही थी। तो देखो यहाँ पे रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 5% व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 300 टू 310 केल्विन में दे दिया। व्हाइल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी इंक्रीजेस बाय, व्हाइल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, व्हाइल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज increases by 2% for the same temperature, calculate activation energy for forward and backward direction, calculate activation energy for forward and बैकवर्ड डायरेक्शन। लो जी, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, नए टाइप का क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। बताओ जल्दी से इसका आंसर कैसे हम करेंगे इसको, बताओ इसको। तो देखो सबसे पहले अब अगर हम यहाँ पे बात करें इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा, आपसे बोला गया है कि भाई आपका रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो गया 5% टेम्परेचर को इतना इंक्रीज करने पे, ठीक है। तो दूसरी बात है, दोनों में आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ, कहानी पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। हमें ये पता कि जो डेल्टा H होता है ना, चेंज इन एंथैल्पी, वो किसके इक्वल हो जाता है आपका, वो होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एंड माइनस में एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, वो इसी के इक्वल होता है। एंथैल्पी का जो चेंज होता है वो इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे अगर बात करें लोग, तो भाई क्या कितना हुआ है आपका इंक्रीज,
रेट कांस्टेंट कितना इंक्रीज हुआ? 5%। यानी कि अगर शुरू में मैंने 100 लिया होगा तो वो 105 हो गया होगा, है ना? यही बात तो है, 5% का मीनिंग तो यही बनता है। एंड यहां पे अब हम क्या लिखेंगे कि यहां पे जो एक्टिवेशन एनर्जी आएगी ना वो फॉरवर्ड वाली आएगी। एक्टिवेशन, क्योंकि रेट कांस्टेंट इंक्रीज करता है तो सीधी सी बात वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। 0.303 इंटू में यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी को कैलोरी में ही निकालना है ये। एंड यहाँ पे हम टेम्परेचर रख देंगे 300, है ना? यहाँ पे हम रख देंगे आपका 310। इसको सोल्व करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो यहां से हमारा एक्टिवेशन एनर्जी होता है फॉरवर्ड आ जाएगा। बैकवर्ड कैसे निकालेंगे? अब बैकवर्ड अगर आपको निकालना है यहाँ पे तो वो है आपका log के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको गिवन है, सेम है, ये सेम ही लिखना ना। वो यहाँ पे 2% बोला इन्होंने, कितना बोला है? 2% इंक्रीज हुआ, तो वो 100 से 102 हो गया होगा। अब यहाँ पे जो फॉर्मूले में आता है वो डेल्टा एच आता है, नीचे क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा, ठीक है। 2 यहां लिखने की भी जरूरत है क्या? यहाँ पे लिखना पड़ेगा भाई, यहाँ पे भी तो आता है ये 2 डेल्टा एच। यहाँ पे भी टेम्परेचर तो सेम ही रखा है, इन्होंने बोला कि टेम्परेचर तो सेम ही था, है ना? ये तो यहां से आप क्या करेंगे, देखो यहां से आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड वाली आ जाएगी, यहां से आपके पास डेल्टा एच आ जाएगा। अगर डेल्टा एच आ गया और ये आ गई तो ये भी निकल आएगी। तो कैलकुलेशन आपको सोल्व कर लेनी है, तो कैलकुलेशन आपको खुद को सोल्व करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन आपको खुद को सोल्व करनी पड़ेगी। तो भाई नेक्स्ट क्लास में ये हमारा आर्हीनियस वाला एंड कैटालिस्ट के क्या क्या फैक्टर होते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना, और किसी को कोई और किसी डाउट में, कोई मतलब किसी और टॉपिक में डाउट हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस क्लास को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ।